नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के चालुक्य वंश पर अपना व्याख्यान दूंगी। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद जो नवीन राजवंश का उदय हुआ वह था गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंश। गुजरात के चालुक्य राजवंश का दक्षिण के चालुक्यों से संबंध जो रहा है वह अस्पष्ट है। गुजरात के चालुक्यों ने अनहिलवाड़ा को अपनी राजधानी बनाकर लगभग 3.5 शताब्दी तक शासन किया था और यहाँ का जो शासक का संस्थापक था वह था मूलराज प्रथम। मूलराज प्रारंभ में सारस्वत मंडल के एक छोटे से भाग का शासक था, किंतु उस समय प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के मध्य संघर्ष चल रहा था, जिससे दोनों की शक्ति क्षीण हो गई थी। मूलराज ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करी थी और अनहिलवाड़ा को अपनी राजधानी बनाया था। इसके पश्चात उसने विभिन्न विजय अभियानों द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद इसका पुत्र चामुंडराज गद्दी पर बैठा। उसने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अनेक युद्ध किए, फिर भी उसके अनेक प्रदेश उसके हाथ से निकल गए थे। इसके पश्चात उसका पुत्र दुर्लभराज गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता के काल में खोए हुए लाट प्रदेश पर पुनः अधिकार किया था। दुर्लभराज के बाद उसका भतीजा भीम चालुक्य शासक बना। उसके समय में चालुक्य साम्राज्य अक्षुण्ण रहा। 1064 में भीम ने अपने पुत्र कर्ण को गद्दी सौंपी। कर्ण को नाडोल के चाहमानों और परमारों से भी संघर्ष करना पड़ा था, जिसमें वह परास्त हुआ था। कर्ण के बाद जय सिंह सिद्धराज गुजरात की गद्दी पर बैठा था। सिद्धराज गुजरात के चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। उसने अपने विजय अभियानों के द्वारा अपने साम्राज्य में अपूर्व वृद्धि की थी। उसने काठियावाड़ प्रदेश को अधिकृत किया था और दक्षिणी राजपूताना में उसकी सेनाएं गौडवार प्रदेश तक पहुंच गई थी। हम कुमारपाल चालुक्य की बात करते हैं। जय सिंह सिद्धराज की मृत्यु के बाद गुजरात का जो इतिहास है कुछ समय के लिए संघर्षपूर्ण रहा था। जय सिंह के कोई पुत्र नहीं था, अतः उसने अपनी मंत्री जो उदयन है उसका पुत्र चाहड़ को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, किंतु जय सिंह का निकटवर्ती संबंधी कुमारपाल उसका उत्तराधिकारी बनना चाहता था। किंतु कुमारपाल का कहते हैं प्रपितामह एक नर्तकी का पुत्र था, अतः कुमारपाल का उत्तराधिकार जो है वो जय सिंह के लिए असहाय था। फलतः वह प्रारंभ से ही कुमारपाल का घोर विरोधी था और सदा उसके विनाश का प्रयत्न करता रहता था। ऐसी स्थिति में जय सिंह के कोप से बचने के लिए कुमारपाल को छिपकर जीवन व्यतीत करना पड़ा। इस काल में कुमारपाल ने जीवन के कष्टों को काफ़ी ही पास से यानी कि निकट से अनुभव किया था। जय सिंह की मृत्यु के बाद कुमारपाल ने चाहड़ को परास्त करके सिंहासन पर अधिकार किया। कुमारपाल जिस समय शासक बना उस समय उसकी आयु लगभग 50 वर्ष की थी। वह शासक तो बन गया, किंतु इससे उसकी समस्याएं समाप्त नहीं हुई थी। वस्तुतः उसके बलात् सिंहासन पर अधिकार किए जाने से जय सिंह के अनेक समर्थक उसके विरोधी हो गए थे, अतः उन्होंने उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने शुरू कर दिए थे। तो कुमारपाल ने उन विरोधियों की हत्या करवानी शुरू कर दी थी, जिसका परिणाम यह निकला कि अन्य जो विरोधी थे वो प्राणों के भय से उसके समर्थक बन गए थे और सत्ता पर अपने नियंत्रण को सुदृढ़ करने के बाद कुमारपाल ने अपने विजय अभियानों द्वारा राज्य विस्तार करने का निश्चय किया था। सबसे पहले उसका संघर्ष हुआ शाकंभरी के चाहमानों से। उसमें सबसे पहले संघर्ष हुआ उसका अर्णोराज से। जय सिंह सिद्धराज ने शाकंभरी के चाहमान शासक अर्णोराज से अपनी पुत्री का विवाह करके जिस कूटनीतिक मैत्री का आरंभ किया था वह अधिक स्थायी सिद्ध नहीं हुई और कुमारपाल के राज्यारोहण के साथ ही चालुक्य और चाहमान संघर्ष पुनः शुरू हो गया। कुमारपाल को अर्णोराज के साथ संघर्ष करना पड़ा, यानी कि युद्ध करना पड़ा था और इन दोनों के मध्य 2 बार संघर्ष हुआ। लेकिन इतिहासकारों में इन संघर्षों के कारणों को लेकर भी मतभेद है। श्री हरविलास शारदा के अनुसार 2 विभिन्न कारणों से कुमारपाल और अर्णोराज के मध्य युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध का कारण तो सिद्धराज का दत्तक पुत्र चाहड़ था, जिसे अर्णोराज अपने दामाद की इच्छा अनुसार गुजरात का शासक बनाना चाहता था। इस युद्ध में कुमारपाल परास्त हुआ और उसे अपनी बहन देवल देवी का विवाह अर्णोराज के साथ करना पड़ा था। और दूसरा कारण था कुमारपाल की बहन देविल देवी के साथ अर्णोराज का दुर्व्यवहार था। डॉक्टर सत्यप्रकाश भी 2 संघर्षों की बात तो स्वीकार करते हैं, किंतु वे युद्ध के कारणों को उचित नहीं मानते हैं। वस्तुतः युद्ध के कारण विशुद्ध राजनीतिक थे।
अर्णोराज और कुमारपाल दोनों ही क्या थे, महत्वाकांक्षी शासक थे और दोनों राजवंशों में परंपरागत शत्रुता थी। इसलिए सिंहासनारोहण के समय कुमारपाल की स्थिति अधिक सुदृढ़ नहीं थी। ऐसी स्थिति में कुमारपाल को दुर्बल जानकर अर्णोराज द्वारा उस पर आक्रमण कर देना स्वाभाविक था। पहले संघर्ष में तो कहते हैं कुमारपाल के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर ये संघर्ष हुआ था। जयसिंह सिद्धराज अपने दत्तक पुत्र चाहड़ को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, किंतु जब कुमारपाल ने बलपूर्वक सिंहासन पर अधिकार किया तो चाहड़ ने गुजरात के कुछ सामंतों और सैनिकों को अपनी ओर मिलाया और अर्णोराज को भी अपने पक्ष में कर लिया था और कुमारपाल पर आक्रमण कर दिया था। इसके विपरीत हेमचंद्र ने कहा है कि जो मालवा का शासक वीर वल्लाल है उसको उसने अपने पक्ष में करके अचानक कुमारपाल पर आक्रमण किया था। अर्णोराज एक विशाल सेना लेकर गुजरात की ओर बढ़ा था, किंतु आबू के निकट उसे कुमारपाल के हाथों परास्त होना पड़ा था। जिस समय कुमारपाल अर्णोराज के साथ युद्ध में व्यस्त था, उसी समय आबू के शासक विक्रम सिंह परमार ने, जो कुमारपाल का सामंत था, उसने विद्रोह कर दिया था। इस पर कुमारपाल ने एक सेना के साथ आबू पर आक्रमण किया और विक्रम सिंह को परास्त करके उसके भतीजे यशो धवल को वहाँ का शासक बनाया था। दूसरी ओर प्रारंभिक पराजय से अर्णोराज भी जो है वो हतोत्साहित नहीं हुआ था। उसने अपनी सैनिक शक्ति को पुनः संगठित किया था और मालवा के शासक वल्लाल को भी गुजरात पर आक्रमण करने के लिए तैयार कर लिया था। इस पर अर्णोराज ने नाडुल्य पर अधिकार किया। कुमारपाल ने अपने 2 सामंतों को वल्लाल पर आक्रमण करने भेजा और स्वयं एक सेना लेकर अजमेर की ओर बढ़ा था। सर्वप्रथम उसने अर्णोराज द्वारा अधिकृत नाडुल्य पर अधिकार किया और फिर पाली पर अधिकार करके अजमेर पहुंचा। अर्णोराज कुमारपाल के जो सामंत है, अर्णोराज जो कहते हैं कुमारपाल का सामना करने की स्थिति में नहीं था, अतः उसने भेद नीति का प्रयोग करते हुए कुमारपाल के महावत जो है चुलिंग और कुछ सामंतों को उसने अपनी ओर मिला लिया था, किंतु कुमारपाल को इस षड्यंत्र की भनक मिल गई थी। अतः उसने पूर्ण सतर्कता के साथ अर्णोराज पर तीव्र गति से आक्रमण किया और युद्ध के दौरान चाहड़ को गुजराती सैनिकों ने बंदी बना लिया था। अर्णोराज भी कुमारपाल के तीर से घायल होकर अपने हाथी पर गिर पड़ा था। चाहमान सेना गुजराती सेना के भीषण प्रहारों से पीड़ित होकर भाग खड़ी हुई थी। इस युद्ध में अर्णोराज को भीषण क्षति उठानी पड़ी थी। वह शत्रु सेना द्वारा बंदी बना लिया गया था। अंत में उसे अपनी युवा पुत्री जालहान का विवाह प्रौढ़ यानी कि बुजुर्ग कुमारपाल के साथ करना पड़ा था। अर्णोराज अपनी इस पराजय और अपमान का दुख अधिक समय तक सहन नहीं कर पाया और इस पराजय के कुछ समय बाद ही उसके पुत्र जगदेव ने उसकी हत्या भी कर दी थी। दूसरा संघर्ष हुआ है जिसमें चाहमान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने अपने पिता की पराजय का अपमान का बदला लेने के लिए कुमारपाल द्वारा अधिकृत सीमावर्ती प्रदेशों पर आक्रमण किया। चाहमान ऐतिहासिक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि विग्रहराज ने पहले चित्तौड़ पर अधिकार किया और उसके बाद उसने अपने पराक्रम से नाडोल को नरकुल, जावालयपुर यानी कि जालोर को ज्वालापुर और पलिका को पाली में परिवर्तित कर दिया यानी कि परास्त कर दिया, किंतु ये विग्रहराज की महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं थी। वस्तुतः इन क्षेत्रों पर कुमारपाल के सामंत शासन कर रहे थे। संभवतः उन्हें परास्त करके विग्रहराज ने अपने पिता की पराजय का बदला ले लिया, अन्यथा वह कुमारपाल को प्रत्यक्षतः परास्त नहीं कर सका था। आबू के परमारों के साथ भी इसका संघर्ष चला है। अंजारी अभिलेख में भी कुमारपाल द्वारा विक्रम सिंह के स्थान पर यशो धवल को आबू की गद्दी पर बैठाने का उल्लेख हुआ है। प्रभाचंद, जय सिंह सूरी और जिन मदन श्री विक्रम सिंह के विश्वासघात और यशो धवल के आबू का शासक बनने की घटना का उल्लेख करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय कुमारपाल अर्णोराज के विरुद्ध अजमेर की ओर जा रहा था, उस समय आबू के परमार शासक विक्रम सिंह ने उनकी हत्या का प्रयत्न किया था। उस समय तो कुमारपाल अजमेर की ओर चला गया, किंतु लौटते समय उसने आबू पर आक्रमण करके विक्रम सिंह को परास्त किया और उसके भतीजे यशो धवल को अपनी अधीनता में आबू का शासक नियुक्त किया था। नाडोल के चाहमानों से भी संघर्ष हुआ है इसका कुमारपाल का। कहते हैं कि आशा राज के पश्चात उसका जो भतीजा है रत्नपाल, या हम कह सकते हैं कि रत्नपाल के बाद उसका पुत्र रायपाल ने शासन किया था। 1145 ईस्वी के अभिलेखों से इसकी पुष्टि हमें होती है, किंतु 1145 के बाद
रायपाल के अभिलेख नहीं मिलते। इसके आधार पर विद्वानों का अनुमान है कि संभवतः अर्णोराज का सहयोग देने के कारण कुमारपाल ने प्रतिरोधात्मक कार्यवाही करते हुए नाडोल पर अधिकार किया था और वहां पर दंडनायक अपने नियुक्त किए थे। 1161 में कुमारपाल ने आल्हण को नाडोल्य का सिंहासन सौंपा था। सुंधागिरी अभिलेख में आल्हण द्वारा कुमारपाल की ओर से गुजरात के विद्रोह का दमन किए जाने का उल्लेख मिलता है। मालवा के शासक वल्लाल से भी इसका संघर्ष चला है। चालुक्यों के साहित्यिक और अभिलेखीय साक्ष्य कुमारपाल और मालवा के शासक वल्लाल के मध्य हुए संघर्ष का भी उल्लेख करते हैं। हेमचंद्र के अनुसार जिस समय अर्णोराज कुमारपाल पर आक्रमण करने आ रहा था, उस समय वल्लाल को पूर्व संधि के अनुसार पारा नदी पर अर्णोराज से मिलना था, किंतु कुमारपाल ने अपने दो सेनापतियों विजय और कृष्ण को वल्लाल के विरुद्ध भेजकर उसकी प्रगति अवरुद्ध कर दी थी, जिससे अर्णोराज की योजना जो थी वो असफल हो गई थी। अर्णोराज पर विजय के पश्चात भी वल्लाल जो है कुमारपाल की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ था। यही नहीं, उसने भेद नीति से कुमारपाल के सेनापतियों विजय और कृष्ण को भी अपनी ओर मिला लिया था। मालवा सिद्धराज के शासन के अंतर्गत रह चुका था, अतः कुमारपाल मालवा पर अधिकार करने का आकांक्षी था। अतः उसने अपने ब्राह्मण सेनापति कक और आबू के परमार सामंत यशो धवल और नाडुल्य के चाहमान सामंत आल्हण को एक विशाल सेना के साथ वल्लाल के विरुद्ध भेजा। वल्लाल को परास्त किया गया। आबू अभिलेख और बड़ नगर प्रशस्ति के अनुसार यशो धवल ने वल्लाल का सिर उसके धड़ से अलग किया और उसे कुमारपाल के महल के सिंह द्वार पर लटका दिया था। कोंकण नरेश मल्लिकार्जुनन पर भी विजय हासिल करी थी कुमारपाल ने। कुमारपाल ने कोंकण नरेश मल्लिका अर्जुन पर भी विजय प्राप्त की थी। हेमचंद्र के अनुसार कुमारपाल ने इस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया था, यह विजय उसके सेनापतियों और सामंतों ने की थी। कुछ लेखकों ने कोंकण पर एक और कुछ ने 2 आक्रमणों का उल्लेख किया है। जो भी हो, सभी प्रमाण मल्लिका अर्जुन पर कुमारपाल की विजय की पुष्टि करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुमारपाल ने मल्लिका अर्जुन के विरुद्ध 2 अभियान किए थे। पहला अभियान आम्बट के नेतृत्व में भेजा गया, किंतु वह परास्त हुआ, और दूसरे अभियान में आम्बट के नेतृत्व में यशो धवल और सोमेश्वर ने सक्रिय कार्यवाही करते हुए मल्लिकार्जुन को परास्त किया था और विजय से दक्षिण भारत में कुमारपाल की शक्ति की धाक जमी थी। सौराष्ट्र के विद्रोहों का भी इसने दमन किया था। मेरुतुंग के अनुसार इस युद्ध का नेतृत्व उदयन ने किया था। उदयन इस युद्ध में परास्त हुआ था, घायलावस्था में वापस लाया गया था, किंतु उदयन का इस युद्ध में भाग लेना अनैतिहासिक है, क्योंकि प्रभाचंद के अनुसार उदयन तो सिद्धराज के समय में ही नवधन के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया था। प्राचीन अभिलेख के अनुसार सौराष्ट्र के आभीरों ने कुछ विद्रोह किया था। इस पर कुमारपाल ने गुमदेव को इस विद्रोह के दमन के लिए भेजा था। सुंधागिरी अभिलेख के अनुसार नाडुल्य के चाहमान सामंत जो थे, आल्हण ने पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले विद्रोह के दमन में कुमारपाल की सहायता की थी। उसकी अन्य विजयों की बात करें तो 1161 के किराड़ू लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि किराड़ू का परमार शासक सोमेश्वर कुमारपाल का मित्र था या अधीन शासक था। सोमेश्वर ने कुमारपाल को जैसलमेर और जोधपुर विजय में सहायता की थी। मेरुतुंग के अनुसार कुमारपाल की तीर्थ यात्रा के समय उसे डाहल के राजा कर्ण द्वारा गुजरात पर आक्रमण की सूचना मिली थी, किंतु कर्ण के समीकरण के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। प्रभाचंद के अनुसार यह कर्ण कल्याण कटक का राजा था, जबकि मेरुतुंग के अनुसार यह कलचुरी शासक गया कर्ण था, किंतु उस समय कल्याणी के चालुक्य और कलचुरी के शासक इतने निर्बल थे कि वे कुमारपाल पर आक्रमण करने की स्थिति में नहीं थे। अतः कुमारपाल की यह विजय संदिग्ध ही है। साम्राज्य विस्तार की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कुमारपाल एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता था। उसने अपने बाहुबल से न केवल विरासत में प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित रखा, वरन अपने विभिन्न सैनिक अभियानों द्वारा अपने साम्राज्य की सीमाओं का व्यापक विस्तार भी किया। उसके हम राज्य सीमाओं की या साम्राज्य की सीमाओं की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पश्चिम में सौराष्ट्र और कच्छ तक, उत्तर में जोधपुर से जैसलमेर तक, जिसमें उदयपुर का कुछ भाग भी सम्मिलित था, तथा पूर्व में भिलसा और संभवतः उसके आगे तक उसका साम्राज्य विस्तृत था। इसके उत्तराधिकारी कौन कौन से थे तो हम कह सकते हैं कि कुमारपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र या भतीजा अजयपाल गुजरात का शासक बना।
इसके बाद उसका पुत्र मूलराज द्वितीय चालुक्य शासक बना। इसने 3 वर्ष तक शासन किया, जो कि स्मरणीय रहा है। उसे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी को परास्त करने में भी सफलता मिली थी। मूलराज के बाद भीम द्वितीय गद्दी पर बैठा। इसके समय में गुजरात के चालुक्यों का गौरव सूर्य जो था वो अस्ताचल की ओर चल पड़ा था। इस समय से गुजरात पर मालवा और देवगिरी की ओर से निरंतर आक्रमण होने लगे थे और इस अराजकता का लाभ उठाकर भीम के सामंत लवण प्रसाद बघेल ने दक्षिण गुजरात में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। इसी समय गौरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण किया। प्रारंभ में तो गुजरात की सेना को अप्रत्याशित सफलता मिली और उसने तुर्क सेना को अजमेर के दुर्ग में शरण लेने को बाध्य कर दिया था, किंतु तुर्क सेना ने नई कुमुख के साथ पुनः आक्रमण करके भीम द्वितीय को बुरी तरह परास्त किया, किंतु तुर्क गुजरात को अधिक समय तक अपने अधीन फिर भी नहीं रख सके। 1201 में भीम ने पुनः अनहिलवाड़ा पर अधिकार किया, किंतु इस समय उसकी सत्ता जर्जर हो चुकी थी। इस स्थिति का लाभ उठाकर परमार शासक सुभट वर्मा ने लाट को अपने प्रभाव में ले लिया था और इसके बाद उसने संपूर्ण गुजरात को जीतने का प्रयत्न किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। 1210 ईस्वी में भीम को अपदस्थ करके जय सिंह नामक व्यक्ति गुजरात का शासक बना, किंतु सामंतों ने उसे अपना शासक नहीं माना। शीघ्र ही गुजरात भीम और जय सिंह के समर्थकों में बट गया। इसी समय परमार शासक अर्जुन वर्मन ने गुजरात पर आक्रमण किया। जय सिंह सामना करने की अपेक्षा राज्य छोड़कर भाग गया। अंत में दोनों पक्षों के मध्य एक संधि हुई, जिसके अनुसार जय सिंह ने अपनी पुत्री विजयश्री का विवाह अर्जुन वर्मन के साथ किया। इसके पश्चात गुजरात का साम्राज्य जो था वो 14वीं शताब्दी के आरंभ तक किसी न किसी रूप में बना रहा। अंत में अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने गुजरात पर आक्रमण करके यहाँ के तत्कालीन बघेल शासक करण को परास्त करके गुजरात को खिलजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया।